नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आगाज करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। नजर डालते हैं पहली खबर पर। देहरादून में ऊर्जा संरक्षण दिवस पर आयोजित समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उन्होंने कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक ऊर्जा की खपत को 15 तक कम करना है। वहीं इसकी शुरुआत हमें अपने राज्य से करनी है, क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। सौर ऊर्जा के तमाम पैनल, तमाम प्रकार की लाइटें और जगह जगह पर दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जब तक हम स्वयं को, जैसा इन्होंने कहा सुंदरम जी ने, कि स्वयं को बदलना, स्वयं की आदतों में शुमार करना, ये अगर हम शुरू कर दें, और जो भारत सरकार ने भी लक्ष्य लिया है कि 2030 तक जो ऊर्जा की खपत है उसको 15% कम करना है, और ये बहुत बड़ा काम होगा। इसकी शुरुआत हमें उत्तराखंड राज्य से भी इसलिए भी करनी है क्योंकि उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर प्राकृतिक जो साधन है, संसाधन है, हमारे पास जो स्रोत हैं वो अत्यधिक मात्रा में है। लेकिन उन स्रोतों को केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं बने हैं और हम उपयोग उनका उस प्रकार से कर भी नहीं रहे। हम समूचे पर्यावरण को सुरक्षित करने में, संरक्षित करने में, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन बना रहे, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार जहां सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा, तमाम जो हमारे प्राकृतिक ऊर्जा है, उन सभी पर विशेष रूप से उनका हमेशा से एक मैं कहूँ कि उनका एक आधिकारिक जोर रहता है। आधिकारिक रूप से वो कहते हैं, सभी का आह्वान करते हैं, तो हमको उस दिशा में निश्चित रूप से सोचना चाहिए। जो हमारे विकास के मॉडल हैं वह भी किस प्रकार के हों, इस पर भी लगातार चर्चा होनी चाहिए। और मैं तो मीनाक्षी सुंदरम जी से कहूँगा कि ये ऊर्जा संरक्षण दिवस केवल औपचारिक दिवस के रूप में एक दिन मनाया जाए और उसके बाद हम सब लोग आगे बढ़ जाएं। इससे काम नहीं चलने वाला है। इसको हमें अपनी आदत के रूप में प्रत्येक दिन हमारे लिए ऊर्जा संरक्षण का दिवस है, हर दिन ऊर्जा संरक्षण है। और यह बात हम अपने इन बेटे बेटियों को ठीक प्रकार से दे पाएं, उनके माध्यम से आगे बढ़ा पाएं, तो हम एक बहुत बड़ा काम करेंगे। क्योंकि हमारे से पूरे देश की बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। यहाँ जब हमारा प्रदेश बन रहा था, सचमुच यह प्रदेश जो है ऊर्जा आधारित प्रदेश बनेगा और ऊर्जा का अत्यधिक उत्पादन केवल हमारे लिए ही नहीं, हम ऊर्जा का उत्पादन करेंगे और हम अन्य भारतवर्ष के राज्यों को, भारतवर्ष के लोगों को भी ऊर्जा देने का काम करेंगे। उस दिशा में हम कितना बढ़ पाए अभी, यह भी हमारे लिए थोड़ा एक प्रश्न है। उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं कल माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करने गया था, तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने 44 हमारी ऐसी विद्युत परियोजनाएं हैं जो रुकी हुई हैं अभी, उन सबको हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी उनसे अनुरोध किया है कि भारत सरकार के स्तर पर जल शक्ति मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और राज्य सरकार, जो भी उसमें जितने भी हमको नो ऑब्जेक्शन मिलने में दिक्कत हो रही है, उन सभी पर जल्दी से जल्दी हमको नो ऑब्जेक्शन मिले। अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड की ओर से 14 से 18 दिसंबर तक 11वीं ऑल इंडिया पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन देहरादून में किया गया और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार भी शामिल हुए और कई प्रदेश से आए हुए पुलिसकर्मियों ने अपना कौशल दिखाया। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा उत्तराखंड द्रोण नगरी रही है और सब लोग जानते हैं कि द्रोणाचार्य तीरंदाजी के जनक थे और उन्होंने पूरे विश्व को तीरंदाजी की विद्या से अवगत कराया। इसलिए देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले तो क्योंकि तीरंदाजी प्रतियोगिता
द्रोण की नगरी देहरादून में आयोजित हो रही है। इसमें पूरे देश भर से पधारे सभी पुलिस के जवान, खिलाड़ी, सबका मैं यहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि पधारने पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि महान धनुर्धर विद्या के गुरु द्रोण की तपस्थली में, क्योंकि ये धनुर्विद्या पुराने समय में और आज तीरंदाजी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर हो रही है और राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है। निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे सभी खिलाड़ियों को खेलों के प्रति एक जो उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसको बढ़ाने का भी अवसर मिलेगा, अपना प्रदर्शन करने का भी अवसर मिलेगा। और आज खेलों के क्षेत्र में हमारा राज्य भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम नई खेल नीति भी लेकर आए हैं और इसके साथ साथ आज मैंने यह भी घोषणा करी है, जो विशेष खेल कोटा था वो भर्ती प्रक्रिया उसको भी प्रारंभ किया जाएगा, जिससे कि हमारे यहाँ बहुत सारी प्रतियोगिताएं जो आयोजित होती हैं उसमें बहुत प्रतिभाएं निकल कर बाहर आती हैं। एक से एक बच्चे हमारे होनहार हैं, उन सभी का निकट भविष्य में इसके माध्यम से कहीं ना कहीं खेलों में आगे बढ़ने के कारण से उनको भर्ती प्रक्रिया में चयन का मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ उनके जीवन में स्थिरता भी आएगी। मैं आज इस अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूं, आयोजन समिति को बधाई देता हूं। देखिए, उत्तराखंड पुलिस में 2011 आखिरी भर्ती हुई थी, तो खिलाड़ी राज्य सरकार की जो नई खेल नीति आई है उसमें खिलाड़ियों की भर्ती का प्राविधान है। उसके जो डिटेल्ड शासनादेश निकलना है, मतलब प्रक्रिया वाला, वो अभी नहीं निकल पाए। हमने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि उसको जल्दी जारी हो जाए तो खिलाड़ी जो है उसको हम भर्ती कर सकें। अन्यथा उत्तराखंड के खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर पदक पा रहे हैं वो दूसरी संस्थाओं में जा रहे हैं, कोई आर्मी जा रहा है, कोई रेलवे जा रहा है, तो जो बाहर से खेलेगा वो उसका क्रेडिट उत्तराखंड को नहीं मिलेगा। अगर उत्तराखंड पुलिस ज्वाइन करता है और हमारा खिलाड़ी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतता है तो वो उत्तराखंड के कोटे में जाएगा। तो ये हमने अनुरोध किया है। तो सर, ये पहले व्यवस्था नहीं थी या अभी ऐड हो गया? व्यवस्था थी 2011 तक, 11 के बाद बंद हो गई किन्हीं कारण से। कहीं कोई न कोई माननीय न्यायालय का कोई बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता भाजपा सुरेश जोशी ने कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर बयान दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चरित्र है एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना। इसी कड़ी में उन्होंने कांग्रेस की साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यह पुरानी परंपरा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। देखिए, ये तो 1947 में जब देश आजाद हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई, तो वहीं से शुरू हो गया था। नेहरू जी ने सरदार जी को नीचा दिखाना शुरू किया, फिर इंदिरा जी के टाइम पर हुआ, फिर राजीव जी के टाइम पर हुआ, फिर संजय गांधी जी ने किस तरह से चलाया वो सब आप लोगों ने देखा, इमरजेंसी आप लोगों ने देखी है। ये तो कांग्रेस का कैरेक्टर है, एक दूसरे को डाउन करो, एक दूसरे को जो है के ऊपर कीचड़ उछालो। तो ये कोई नई परंपरा थोड़ा है। उत्तराखंड के निकाय और लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर 51% वोटों के लिए बीजेपी अब घर घर जाएगी। वहीं आपको बता दें कि 2023 में स्थानीय निकाय चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बीजेपी नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने जा रही है। इसी बीच बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह विशिष्ट ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। जनता पार्टी लगातार 24/7 काम करने वाली पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता नेता लगातार संपर्क, संवाद और प्रवास पर रहते हैं। पार्टी में जो भविष्य में आने वाले जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को सुचारू रूप से करना, बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर संपर्क और प्रवास करना, ये अपनी कार्य प्रवृत्ति रही है और सभी लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं, आगे काम करते हैं। सामूहिक नेतृत्व हमारे यहाँ प्रमुखता से दिखाई देता है और ये समय समय पर होने वाली बैठकें हैं। हमारे जो विधायक हैं वो समय समय पर बैठते हैं, सांसद हैं समय समय पर बैठते हैं, संगठन का जो नेतृत्व है वो उनके साथ बैठता है और जो काम संगठन के द्वारा किए जाने वाले हैं उन कार्यक्रमों की जानकारी साझा करते हैं। तो इसीलिए हमारा संगठन प्रभाव
लैंसडाउन से भाजपा विधायक महेंद्र दिलीप रावत का पिछले हफ्ते एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वे धुमाकोट में आयोजित एक बहुउद्देशीय शिविर में अधिकारियों को जमकर फटकार लगा रहे थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद विधायक जी के प्रशंसकों ने उनकी जमकर वाहवाही की, लेकिन कांग्रेस ने विधायक के आचरण को गलत ठहराया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पहली बार भाजपा विधायक महेंद्र दिलीप रावत ने अपनी सफाई दी है और इसे उन्होंने जायज ठहराया है। देहरादून नगर निगम के 47 वार्डों में घर घर कूड़ा उठाने के लिए 2 महीनों में भी कंपनी का चयन नहीं हो पाया है। इसलिए 2 बार टेंडर भी हो चुके हैं, लेकिन टेंडर प्रक्रिया लंबी होती जा रही है। नगर स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि टेंडर के लिए 6 कंपनियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 3 कंपनी टेक्निकली बाहर हो गई हैं। बाकी बची 3 कंपनियों के बारे में जानकारी ली जाएगी और किस तरह से काम करेंगे। साथ ही तीनों कंपनियों की फाइनेंशियली बिड खोल दी जाएगी। देखिए, जो लेटेस्ट है हमारे पास है, तो कहने के लिए यही है कि 6 में से 3 लोग जो हैं टेक्निकली जो है बाहर हो गए थे, जिसमें से बाकी जो बचे हुए 3 हैं उनका भी जो है हमारा एवेल्युएशन चल रहा है, जिसमें उन लोगों के जो है हम लोग प्रेजेंटेशन देख रहे हैं और उनकी जो किस मेथोडोलॉजी में वो लोग करेंगे कार्य आगे संपादन, उसके क्रम में जो है उनके फिर आगे जाके खोला जाएगा। अभी 3 में से 2 का हम लोगों ने जो है मेथोडोलॉजी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन देख लिया है। 1 का आज देखेंगे और अगले 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग जो है उसकी फाइनेंशियल बिट खोल देंगे। तो कितना समय लगेगा? लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि बुधवार तक जो है हम लोग जो है फाइनलाइज करके जो है अलॉटमेंट कर देंगे वार्डों को। पौड़ी जिले के नैनी डांडा ब्लॉक से 2 छात्र आयुष ध्यानी और अमर सुंदरियाल का नाम इस बार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए भेजा गया है। दोनों छात्र राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 9वीं कक्षा के छात्र हैं, जिन्होंने इस साल 2022 में फायर सीजन के दौरान अपने स्कूल के पास फैलती आग को बुझाने में अपनी जान की परवाह भी नहीं की और दोनों छात्रों ने 13 मई 2022 को स्कूल के पास लगी आग पर काबू पाया। छात्रों के साथ छात्राओं की स्कूल की प्रधान अध्यापिका मीना रवि ने भी आग को बुझाने के प्रयास किए। ऐसे में छात्रों के साहस को देखते हुए दोनों छात्रों के नाम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए उत्तराखंड से भेजे गए हैं। नाम आयुष ध्यानी है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डुंगरी यानी डांडा पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड है। हमारे लिए ये बड़े गर्व का क्षण है कि हमारा नाम वीरता पुरस्कार के लिए चयनित हुआ है। हम छुट्टी के बाद अपने घर को जा रहे थे, तभी हमने देखा कि विद्यालय के ऊपर वाले क्षेत्र में काफ़ी आग लगी हुई थी और हमारी प्रधानाचार्य जी अकेले उस आग को बुझाने का कार्य कर रही हैं। हम दोनों ही उनके सहयोग हेतु उनके पास गए व विद्यालय से कुदाल व तसला ले जाकर मिट्टी डालकर आग को बुझाया। इस कार्य को करने में लगभग 2 घंटे का समय लगा। हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जंगल में आग नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आग लगाने से प्राकृतिक संपदा व जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है। धन्यवाद। विद्यालय मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डुंगरी नैन डांडा पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड है। हमारे लिए ये बड़े ही गर्व का क्षण है कि हमारा नाम वीरता पुरस्कार के लिए चयनित हुआ है। हम छुट्टी के बाद अपने घर को जा रहे थे, तभी हमने देखा कि विद्यालय के ऊपर वाले क्षेत्र में काफ़ी आग लगी हुई है और हमारी प्रधानाचार्य जी अकेले उस आग को बुझाने का कार्य कर रही हैं। हम दोनों ने ही उनके सहयोग हेतु उनके पास गए व विद्यालय से कुदाल व तसला ले जाकर मिट्टी डालकर आग को बुझाने का कार्य कर रहे थे। इस कार्य को करने में 2 घंटे का समय लगा। हम आप सभी से ये निवेदन करते हैं कि जंगल में आग न लगाई जाए, क्योंकि आग लगाने से
आग लगाने से पशु पक्षियों को नुकसान पहुंच सकता है। ये एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे कन्या हाई स्कूल डुंगरी विकासखंड नैनी डांडा के 2 छात्रों को आग बुझाने के कारण जो है वीरता पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ये बड़ा हर्ष का विषय है। और ये 2 छात्र हमारे एक अमन सुंदरियाल और आयुष ध्यानी, ये 2 बच्चे हैं जो कि 9th क्लास के हैं। वह ऐसा था कि विगत मई में जब स्कूल के पीछे, बिल्डिंग के पीछे जो है जंगल में आग लग गई थी, तो वहाँ पर जो हमारी प्रभारी प्रधानाचार्य हैं मीना रवि, वो स्वयं आग बुझा रही थी और क्योंकि छुट्टी हो चुकी थी, पर इन बच्चों ने दूर से देखा कि हमारी मैडम जो है आग बुझा रही हैं और जंगल में आग लग गई है। तो ये 2 बच्चे जो हैं वापस आ गए और उन्होंने मैडम के साथ में आग बुझाने का काम किया है। तो ये सिद्ध करता है कि बच्चों को इस बात का भान है कि आग कितनी भयंकर होती है, आग से क्या क्या हानियां होती हैं। तो आज मैंने स्वयं इन दोनों बच्चों को भी अपने आप ही बधाई दी फ़ोन से। और ये बच्चे प्रेरणा के स्रोत हैं अन्य बच्चों के लिए भी, और मुझे बड़ा गर्व है। और आगे भी हमारे बच्चे जो हैं इन चीज़ से प्रेरित होंगे और वो भी अमन और आयुष के जैसे वीरता पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अग्रसर होंगे। मैं आपके माध्यम से विद्यालय की प्रभारी प्रधानाचार्य और इन बच्चों को पुनः बधाई देता हूँ उनके गार्जियन। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां जसपुर नगर पालिका अक्सर विवादों में घिरी रहती है। एक और मामला जसपुर नगर पालिका का सामने आया, जहां विद्युत विभाग का लाखों रुपए बकाया होने के बाद भी नगर पालिका द्वारा बिजली का गलत उपयोग किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर एक्शन विद्युत विभाग जसपुर ने बताया कि अब तक बिजली के बिलों का नगर पालिका के ऊपर 88 लाख रुपए का बकाया है, जिसके लिए नगर पालिका को समय समय पर नोटिस दिया जाता है और इस तरीके से नगर पालिका दिन में लाइट जला रहा है। ये नगर पालिका की लापरवाही है। गई थी, मगर यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, नगर पालिका कोई भी कर्मचारी इसको देखने वाला नहीं है और 24 घंटे ही लाइटें यहाँ जलती रहती हैं। काफ़ी टाइम हो गया इसको, तो ये करीब 1-2 महीने से ज़्यादा ही हो गया होगा लगभग। ना यहाँ कोई स्विच है कि जिससे हम भी इसको बंद कर सकें, बाकी लगातार ये लाइटें जलती रहती हैं। नगर पालिका की दिन में ही लाइट जलती है, कोई बुझाने वाला नहीं, कुछ नहीं। जो कर्मचारी रखे हुए फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये मैंने शिकायत नगर पालिका में स्वयं मैं गया हूँ, मैंने कई बार करी, सीईओ साहब के सामने मैं क्या कहा हूँ, और राशि से भी निकलते बढ़ते यहाँ पर मैं रोक कर उनसे कहा मैंने। लेकिन जो यहाँ इन कर्मचारी लाइट जलाने वाले बुझाने वाले उनसे भी कहा मैंने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता, कोई आता ही नहीं, सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। ये तो मुझे लग रहा है 6 महीने से मैं शिकायत करते ला रहा हूँ, 6 महीने देख रहा हूँ जली रही हैं। तक का लगभग हमारा 88 लाख रुपए नगर पालिका के ऊपर बकाया है। बिल्कुल हम नोटिस भेजते हैं, बात भी करते हैं उनसे, विभागीय हमारा ट्रेजरी से पैसा वहाँ से आता है, तो हम लगातार बात भी करते हैं और नोटिस भी देते हैं। ये तो उनके द्वारा सीधे लापरवाही है, विद्युत को इस तरह वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हमारा तो बिल आता है, लेकिन इस तरह की लापरवाही ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। हरिद्वार नगर निगम की बोर्ड बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। मंगलवार को टाउन हॉल में आयोजित बोर्ड बैठक शुरू होते ही भाजपा पार्षद धरने पर बैठ गए और आरोप लगाने लगे कि मेयर के प्रतिनिधि नगर निगम के विकास कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। इस बीच कांग्रेस के पार्षद भी मेयर अनीता शर्मा के समर्थन में आ गए और भाजपा पार्षदों से भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच हुई नोकझोंक में जमकर नारेबाजी की गई। हंगामे के आसार को देखते हुए पहले से ही टाउन हॉल में मौजूद पुलिसकर्मियों ने जैसे तैसे दोनों पक्षों को शांत कराया, जिसके बाद में नगर आयुक्त को बोर्ड बैठक स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि मेयर प्रतिनिधि अशोक शर्मा निगम के विकास कार्यों में बाधा डालते हैं, जिसके कारण जनहित के काम नहीं हो पा रहे हैं। कहते हैं ना, बच्चे देश का भविष्य होते हैं और इन बच्चों को बेहतर शिक्षा दीक्षा देकर इन छात्र छात्राओं का भविष्य तय करते हैं शिक्षक। लेकिन चमोली के थराली में जरा राजकीय इंटर कॉलेज गैस की तस्वीरें देखिए। कक्षाओं से इतर खुली धूप में छात्र छात्राएं धूप में पठन पाठन का कार्य कर रही हैं। चलो एक बानगी मान भी लें कि मौसम सर्द है, गुरुजी ने बच्चों की सेहत का ध्यान रखा और धूप में पढ़ा लिया,
लेकिन सेहत का ध्यान रखते रखते गुरुजी बच्चों के भविष्य का ध्यान रखना तो भूल ही गए। जरा तस्वीरों को गौर से देखिए। कुछ छात्र छात्राएं किताबें खोलें तो कुछ चटक धूप का आनंद लेते साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन इन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों का इंतजार खाली कुर्सियां भी कर रही हैं। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य संदीप कुमार से जब इस बारे में पूछा गया तो गोलमोल जवाब देते हुए वे विद्यालय में शिक्षकों की कमी का हवाला देते नजर आए। उनके मुताबिक विद्यालय में कई पद रिक्त चल रहे हैं और सिर्फ परमानेंट अध्यापक और 3 गेस्ट टीचर अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि 8 अध्यापकों की मौजूदगी के बावजूद छत पर धूप सेकते इन छात्र छात्राओं को पढ़ाने की जहमत एक भी अध्यापक नहीं उठा सका। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ पर। धन्यवाद।